चंद्रगढ़ राज्य की रातें हमेशा शांत रहती थीं, लेकिन उस अमावस्या की रात महल के आकाश में अजीब बेचैनी थी। बादल तेजी से भाग रहे थे, बिजली बिना आवाज के चमक रही थी। राजमहल के गर्भगृह में रानी वेदिका प्रसव पीड़ा से जूझ रही थीं। बाहर राजगुरु मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। राजगुरु ने राजा रुद्रदेव से कहा, महाराज, ये कन्या अमावस्या की घड़ी में जन्म लेगी। भविष्यवाणी है, ये बालिका सिंहासन के लिए संकट बनेगी। राजा का चेहरा कठोर हो गया, सत्ता का भय उसकी आंखों में उतर आया। उसी क्षण एक कन्या का जन्म हुआ, निर्मल, शांत और असाधारण तेज वाली आंखों के साथ। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन राजा ने पीछे हटते हुए कहा, ये मेरी संतान नहीं है। महल में उत्सव की जगह सन्नाटा छा गया। राजा ने आदेश दिया कि बच्ची को महल के उत्तरी तहखाने में भेज दिया जाए, जहां केवल सेविकाएं रहती थीं। न कोई नामकरण, न कोई घोषणा। रानी वेदिका चुप रहीं। वो जानती थीं कि राजा से विरोध का अर्थ विनाश है। बच्ची को एक पुराने कपड़े में लपेटकर अंधेरे गलियारों में ले जाया गया। एक दीपक बुझा दिया गया। उस रात चंद्रगढ़ में कोई नहीं जानता था कि जिस बच्ची को अशुभ कहकर त्याग दिया गया है, वही एक दिन इस राज्य की नियति लिखेगी। उस बच्ची का नाम था अनाया। अनाया का बचपन तहखानों और सेविकाओं के बीच बीता। उसे कभी महल की रोशनी देखने नहीं दी गई। बाकी बच्चों को जहां राजकुमार और राजकुमारियां कहा जाता, वहां अनाया को लड़की कहकर बुलाया जाता। लेकिन अनाया साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में सवाल थे। मैं कौन हूं? मुझे छुपाकर क्यों रखा गया है? एक बूढ़ी सेविका धात्री माँ ही उसे पढ़ना लिखना सिखाती। वो अनाया से कहती, तू साधारण नहीं है बेटी, बस दुनिया तुझे डर से नहीं अपनाती। रातों में अनाया महल की दीवारों से आती तलवारों की आवाज सुनती। वो लकड़ी की छड़ी से अभ्यास करती। किसी ने उसे सिखाया नहीं, लेकिन जैसे युद्ध उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। एक दिन वो गलती से महल के बगीचे में पहुंच जाती है। वहां उसे पहली बार राजा और राजकुमार दिखते हैं। एक राजकुमार उसे धक्का देकर कहता है, तू यहां क्या कर रही है, दासी? अनाया अपमान सह लेती है, लेकिन उसकी आंखों में चुप आग जलती है। रानी वेदिका दूर से सब देखती हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। माँ और बेटी की आंखें पहली बार मिलती हैं, लेकिन पहचान अधूरी रह जाती है। चंद्रगढ़ में अकाल की स्थिति बनती है। राजा और मंत्री समाधान नहीं ढूंढ पाते। उसी समय अनाया सेविकाओं के साथ दरबार के बाहर खड़ी होती है। वो अनजाने में मंत्रियों की बातें सुन लेती है। अनाया एक उपाय सुझाती है। अगर नहरों का पानी पहाड़ से मोड़ दिया जाए तो खेत बच सकते हैं। मंत्री हैरान रह जाते हैं। ये योजना काम करती है। जनता अनजान लड़की की चर्चा करने लगती है। राजा को जब पता चलता है कि ये लड़की वही अनचाही औलाद है, तो उसका डर बढ़ जाता है। वो समझ जाता है, ये लड़की साधारण नहीं। चंद्रगढ़ की वो रात इतिहास में काली रात बनकर दर्ज हो गई। आसमान पर बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अनहोनी पहले से लिखी जा चुकी हो। मल्हारगढ़ की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया था। युद्ध नगाड़ों की आवाज से पूरा राज्य कांप उठा। सैनिक भाग रहे थे। राजकुमार अपने प्राण बचाने के लिए महल के गुप्त द्वार से निकल चुके थे। राजा रुद्रदेव युद्ध भूमि में घायल अवस्था में गिर पड़ा। मंत्रियों में भगदड़ मच गई। कोई आदेश देने वाला नहीं बचा। उसी क्षण अनाया आगे बढ़ी। जिस लड़की को अब तक अनचाही औलाद कहा गया था, वही पहली बार राज्य के सामने खड़ी थी। सीधी रीढ़, निर्भय आंखें और स्पष्ट स्वर। द्वार बंद करो। धनुर्धारी दक्षिण बुर्ज पर जाएं। घायल सैनिकों को भीतर लाओ। सैनिकों ने बिना सवाल किए उसकी बात मानी, जैसे वर्षों से वो इसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। अनाया ने युद्ध की दिशा पलट दी। रात भर लड़ाई चली और सुबह होने से पहले मल्हारगढ़ की सेना पीछे हट गई। चंद्रगढ़ बच चुका था, लेकिन इसी जीत के साथ राजा के मन में भय जन्म चुका था। महल के भीतर राजा ने खून से सने वस्त्रों में बैठे बैठे कहा, आज उसने राज्य बचाया, कल वो सिंहासन ले लेगी। मंत्री चुप थे। राजा की आंखों में सत्ता खोने का पागलपन साफ झलक रहा था। आधी रात के बाद जब अनाया घायल सैनिकों की सेवा कर रही थी, पीछे से तलवारें चमकी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक वार उसकी पीठ पर पड़ा। वो गिर पड़ी। महाराज का आदेश है, एक सैनिक ने कांपते स्वर में कहा। अनाया की आंखों से आंसू नहीं निकले। उसने सिर्फ इतना कहा,
मैंने राज्य बचाया था, उसे मृत समझकर जंगल में फेंक दिया गया। उस रात चंद्रगढ़ ने अपनी सबसे बड़ी भूल की। घना जंगल, सन्नाटा। अनाया की सांसें टूटी हुई थीं, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। 3 दिन और 3 रातें भूख, दर्द और अकेलेपन से लड़ते हुए वो जीवित रही। चौथे दिन जब उसकी आंखें लगभग बंद हो चुकी थीं, किसी ने उसे उठाया। वो था वीरेंद्र, चंद्रगढ़ का निष्कासित सेनापति, जिसे वर्षों पहले राजनीति का शिकार बनाकर देश निकाला दे दिया गया था। राजकुमारी की बेटी, वीरेंद्र ने उसकी चोटें देखते हुए कहा। अनाया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, न बेटी न दासी, बस एक ठुकराई हुई इंसान। वीरेंद्र उसे अपने शिविर में ले गया, जहां समाज से बहिष्कृत लोग रहते थे। टूटे सैनिक, अन्याय से भागे किसान और अपमानित योद्धा। अनाया ने पहली बार देखा, दर्द सिर्फ उसका नहीं था। यहीं से वो टूटी नहीं बल्कि बदली। मैं मरने के लिए नहीं बची हूं, उसने आग की ओर देखते हुए कहा। मैं सच के लिए बची हूं। समय बीतने लगा। अनाया ने तलवार चलाना सीखा, लेकिन उससे ज्यादा उसने न्याय को समझा। वीरेंद्र ने उसे राजनीति सिखाई, इतिहास सुनाया, सत्ता की सच्चाई बताई। वो विद्रोही समूह की नेत्री बन गई। गांव-गांव में लोग कहानियां सुनाने लगे। एक लड़की है जो राजमहल से निकली है, जो अमीर गरीब में फर्क नहीं करती। उधर चंद्रगढ़ में राजा अकेला होता जा रहा था। रानी वेदिका हर रात अपराध बोध में जलती थी। मैंने अपनी बेटी को बचाया क्यों नहीं, वो खुद से पूछती। अनाया अब केवल एक नाम नहीं थी, वो एक विचार बन चुकी थी। अनाया सेना लेकर नहीं, सच लेकर चंद्रगढ़ लौटी। दरबार सजा, जनता इकट्ठा हुई। अनाया ने राजा की ओर देखा। आपने मुझे मरवाया क्योंकि आप डर गए थे। राजा की आंखें भर आईं। मैं राजा था और कमजोर भी। अनाया बोली, कमजोरी स्वीकार करना भी शक्ति है। सिंहासन खाली कर दिया गया। दरबार ने अनाया को रानी बनने को कहा, उसने मना कर दिया। सिंहासन समस्या नहीं था, अन्याय था। वो बनी राज्य की संरक्षिका। आखिरी दृश्य में अनाया तलवार जमीन में गाड़ती है, सूरज उगता है। दरबार खाली हो चुका था। सिंहासन के सामने अब कोई राजा नहीं था, कोई रानी नहीं, सिर्फ मौन। अनाया अकेली महल के उस हिस्से में खड़ी थी जहां उसका जन्म हुआ था, लेकिन जहां उसे कभी मां की गोद नहीं मिली। पीछे से धीमी पायल की आवाज आई, रानी वेदिका। उनका चेहरा वर्षों की पीड़ा से झुका हुआ था, आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। अनाया, ये पहला मौका था जब उन्होंने उसका नाम लिया। अनाया पलटी। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ममता, सिर्फ सच्चाई। क्या अब मुझे बेटी कहने का अधिकार है? रानी की आवाज टूट गई। वेदिका आगे बढ़ी। जिस रात तुम्हें ले जाया गया, मैं चुप थी। मैं रानी थी लेकिन मां नहीं बन सकी। अनाया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप चुप नहीं थी मां, आप डर गई थीं। ये शब्द तलवार से ज्यादा तेज थे। रानी घुटनों के बल बैठ गईं। हर रात तुम्हारा रोना सुनती थी, हर सुबह खुद से हार जाती थी। अनाया की आंखों में पहली बार नमी आई। मैं मां की तलाश में नहीं लौटी, वो बोली। मैं उस बच्ची के लिए लौटी जिसे कभी अपनाया नहीं गया। वेदिका ने कांपते हाथों से अनाया का माथा छुआ। मुझे माफ कर दो। अनाया ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। माफी सिंहासन से नहीं मिलती, सच से मिलती है। दोनों औरतें रोईं, एक मां जो देर से जागी और एक बेटी जो बिना मां के बड़ी हुई। ये दृश्य सत्ता से नहीं, इंसानियत से भरा था। चंद्रगढ़ की सुबह पहले से अलग थी। कोई राजाज्ञा नहीं, कोई डर नहीं। महल के बाहर जनता इकट्ठा थी, किसान, सैनिक, महिलाएं, बच्चे। अनाया महल की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने राजसी वस्त्र नहीं पहने थे, बल्कि साधारण सफेद परिधान। वीरेंद्र उसके पास आकर बोला, इतिहास तुम्हें रानी कहेगा। अनाया मुस्कुराई। इतिहास अगर सच बोले तो मुझे इंसान कहे। उसने जनता की ओर देखा। आज से ये राज्य किसी एक परिवार का नहीं, सभी का है। राजमहल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। दरबार अब बंद कमरा नहीं रहा। अनाया ने एक नया नियम स्थापित किया। कोई बच्चा अनचाहा नहीं कहलाएगा, कोई आवाज दबाई नहीं जाएगी और सत्ता जवाबदेह होगी। अंत में वो उसी जगह गई जहां कभी उसे मरता हुआ फेंका गया था। उसने वहां एक दीप जलाया। ये उन सब के लिए जिन्हें दुनिया ने ठुकराया। कैमरा ऊपर उठता है,
सूरज उग रहा है। राजकुमारी होना जन्म से नहीं, साहस से होता है, और अनचाही औलाद भी इतिहास बदल सकती है।